इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट जेईई के एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो देखिए हर साल एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, है ना। मैंने किसी न किसी फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, स्टार्ट है। तो इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्स। और देखिए जो आपको सिंपल हैं तो आप ये केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, उसको पढ़ेंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल डिफरेंट टाइप होता है, ठीक है। सिंपल वाला हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। ऑर्गेनिक का हाइब्रिडाइजेशन मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, आज जो हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, एक तो ठीक है सिंपल से लेकर शुरुआत करेंगे, लेकिन फिर मैं 8-10 एग्जाम्पल जो भी आपको कराऊंगा बड़े गौर से, बड़े अच्छी से आपको देखना होगा, क्योंकि वो सारे एग्जाम्पल मैं लूँगा जहाँ पे आप गलतियाँ करते हैं, जहाँ पे आपका कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है ना, जहाँ पे आपको परेशानी आती है। तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही एग्जाम्पल, 10-12 एग्जाम्पल जो भी कराऊंगा क्वेश्चन, बिल्कुल जो है आप बढ़िया से समझिएगा, बिल्कुल नहीं घबराइएगा। और बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, क्लास के लास्ट में, ठीक है ना, दो ऐसे गोल्डन रिमार्क मैं बताऊंगा जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और वो क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। और पक्का यकीनन वहाँ पे आप गलतियाँ कर जाओगे, ठीक है। तो कुल मिला के आज की ये जो 1 घंटे 1.25 घंटे की जो क्लास होगी, ठीक है ना, या 1.5 घंटे की हो जाए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। हो सकता है कि आज आपको ब्रेक ना दिया जाए, कंटिन्यू कर दिया जाए, लगातार ये क्लास हो सकती है, क्योंकि ये टॉपिक पूरा ख़त्म किया जाएगा। एक ही क्लास में ख़त्म करने का इरादा है कि एक पूरी क्लास इसकी बने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ज़रा सा हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्स। सबसे पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे कॉम्प्लेक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। ऐसे और कॉम्प्लेक्स को बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड किया गया था, जैसे हम लोगों ने जो है हेटेरोलेप्टिक, होमोलेप्टिक, ये सब बातें की थी। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे कॉम्प्लेक्स को 2 पार्ट में डिवाइड मैंने किया है। एक होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सामने दिख रहा होगा, और एक होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दोनों के 3-3 नाम और हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को भी और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के भी, ठीक है ना। देखिए जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं इनके और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखेंगे आगे चल के क्यों हाई स्पिन कहा गया। जब भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो देखेंगे कि वहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई होगी, वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिले होंगे, और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे तो स्पिन क्या हो जाएगी, ज़्यादा मिलेगी। टोटल स्पिन की बात हम लोगों ने किया था क्वांटम नंबर में, अगर 11 वाले पोर्शन में देखा जाए तो टोटल स्पिन इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे तो स्पिन ज़्यादा मिलेगी। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखेंगे, अगर देखिए सेम सेंट्रल एटम हो और एक में स्पिन, एक में पेयरिंग हो, एक में पेयरिंग नहीं हो, तो जहाँ पे पेयरिंग होगी वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे, और जहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल जाएंगे। और देखेंगे जहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, जहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी वही आउटर ऑर्बिटल बनाया करेंगे, यानी कि आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन के हुआ करेंगे। पहली बात तो रख लीजिए कि आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन के हैं। आउटर आउट है, नहीं कहते आउट है, हमारी समझ से आउट, हमारी समझ से बाहर, यानी बहुत हाई फाई पढ़ाया जा रहा है, ऐसे दिमाग में बैठा सकते हैं कि आउटर ऑर्बिटल जो होंगे उसका दूसरा नाम है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या एक और नाम है स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, या कहते हैं हाइपोलाइगेटेड कॉम्प्लेक्स। हाइपोलाइगेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको फिर ऐसे दिमाग में बैठा सकते हैं हाइपोलाइगेटेड। देखिए लाइगेंड 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक होगी स्ट्रांग फील्ड लाइगेंड और एक होगी वीक फील्ड लाइगेंड। जो स्ट्रांग फील्ड लाइगेंड होगी वो पेयरिंग कराएगी, जो वीक होगा, वीक माने कम, हाँ, तो उस कम को क्या बोलते हैं, हाइपो। तो हाइपो जो वो पेयरिंग नहीं कराएगा, जो पेयरिंग नहीं कराएगा वही आउटर ऑर्बिटल बनाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए इसीलिए इसको हाइपोलाइगेटेड, माने ये सब नाम को याद करने के लिए दिमाग में एक बात, एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं ताकि भूलने ना पाए। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या हाइपोलाइगेटेड कॉम्प्लेक्स। फिर दूसरा कैटेगरी आती है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सारी बातें इसकी उल्टी बोल दीजिए, लो स्पिन बोलेंगे,
स्पिन फ्री था तो स्पिन पेयर्ड हो जाएगा, हाइपो था तो हाइपर लाइगेटेड हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स के 2 टाइप्स हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे दोनों के सभी देखिए काफ़ी एग्जांपल देखेंगे मैंने कहा। उसके बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो सबसे एक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही होता है मिलना, ठीक है ना, मिक्सिंग। और यहाँ पे किसकी मिक्सिंग हो रही है? ऑर्बिटलों की मिक्सिंग हो रही है। एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, मिल रहा है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। और sp में एक और p ऐड हो जाए तो sp2 बनेगा, और sp2 में एक और p ऐड हो जाए sp3 बनेगा, ठीक है ना। p3 से ज़्यादा ऑर्बिटल होते नहीं है तो sp3 बन सकता है, sp4 तो बन नहीं सकता, ठीक है ना। तो और ज़्यादा अब ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे तो कहाँ पे फिर कौन सा ऑर्बिटल आएगा? d ऑर्बिटल आएगा। तो इस तरीके से आप sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, या ये सब d का नाम मैं बाद में ले रहा हूँ ना, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। लेकिन जब d का नाम पहले ले लिया जाए, जैसे sp3d, तो dsp3 कह लिया जाए, माने अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। इन सब बातों को देखते हैं अगर ऐसा। और एक क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं कि आपसे जैसे कहते sp3d है, sp3d है तो d का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, ठीक है ना, ये बात है। sp3d3 है तो d के कौन कौन 3 ऑर्बिटल यूज हुए हैं, इनको आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। और उसके लिए मैं देखिए एक फ्लो चार्ट बना दे रहा हूँ याद रखने के लिए, आप उसको याद रखिए ज़रा सा देखिए। चलिए देखिए, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिला तो क्या बन गया? sp बन गया। और इसमें एक p को और ऐड कर दिया, sp2 बन गया। और यहाँ पे अगर dsp2 देखिए, dsp2 d पहले आ गया, माने ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे d जो आया है ना, d के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं सबके नाम आपको पता है, एक dxy, ठीक है ना, इसी तरह से dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो यहाँ पे जो d है, इन पांचों में से d का कौन सा इस्तेमाल होता है? जब क्या होता है? dsp2, और dsp2 स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे d का कौन सा इस्तेमाल होता है? ये वाला, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो d जुड़ेगा, और देखिए d पहले आया है तो n-1, ठीक है ना, d पहले आया है तो n-1, n-1 d का कौन सा? dx स्क्वायर y स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आइए sp2 में p का एक ऑर्बिटल और ऐड हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। अब sp3d देखिए, sp3d, अब d का एक ऑर्बिटल है, यहाँ भी d का एक ऑर्बिटल यूज हुआ था, लेकिन d sp2 था, है ना, p का 2 ही था, तब यहाँ पे d का कौन सा? ये वाला। लेकिन sp3d है तो d का कौन सा? सबसे लास्ट वाला, यहाँ पे n आउटर सेल वाला है, क्योंकि d बाद में जा रहा है, ठीक है ना, तो ndz स्क्वायर इस्तेमाल होगा। लैंग्वेज ना लिख के फ्लो चार्ट बना रहे हैं, आसानी से याद हो जाए, ठीक है, ये बातें। अगर sp3 और d2 आ गया तो कौन सा अब और आएगा d का? अब ये वाला, यहाँ पे n dx स्क्वायर y स्क्वायर। n मैं क्यों लिख रहा हूँ? n आउटर ऑर्बिटल वाला होता है d, तो n होता है सबसे बाहर वाला, लेकिन अंदर वाला d होता है, तो n-1 लिख रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। लेकिन sp3d3 दिख रहा है ना, देखिएगा, sp3d3 अगर हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है तो d का कौन सा ऑर्बिटल? बाकी जो 3 ये बच रहे हैं ये इस्तेमाल हो जाएंगे, dxy, dyz और dzx। ये उम्मीद है कि सारी बातें समझ में आ गई होगी। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा तो d का कौन सा ऑर्बिटल पांचों में से इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। जब sp3d आ रहा है, सिर्फ एक d आ रहा है, तो बिल्कुल लास्ट करिए dz स्क्वायर,
ठीक है ना। sp3d3 आ जा रहा है तो D के पहले तीनों ऑर्बिटल इस्तेमाल हो जा रहे हैं, याद हो गए होंगे। लेकिन स्क्वायर प्लेनर वाला आता है dsp2 ये स्क्वायर प्लेनर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर dx² y² माने dx² y² मतलब x एक्सिस पे ऑर्बिटल है और y एक्सिस पे ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, x एक्सिस और y एक्सिस पे है। ये सब बातें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रखी हुई हैं, ठीक है। ये हो जाए। उसके बाद इतना जानने के बाद आपको वो पता होना चाहिए कि जो लाइगैंड्स हैं, लाइगैंड्स की स्ट्रेंथ का ऑर्डर, जो स्ट्रांग लाइगैंड्स होंगे वो क्या करेंगे, पेयरिंग कराएंगे, और जो वीक लाइगैंड्स होंगे वो पेयरिंग नहीं कराएंगे। ये याद होना चाहिए अच्छे से। माने चलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लाइगैंड्स, चलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लाइगैंड्स, ठीक है, लाइगैंड्स। और लास्ट में है ना, कल या परसों जो क्लास होगी वहाँ पे इस स्पेक्ट्रोकेमिकल है ना आप सीरीज़ पढ़ेंगे, वो इस बार क्वेश्चन आया हुआ था, उसकी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे कुछ लाइगैंड्स दे रहे हैं, कौन से पेयरिंग कराएंगे कौन से पेयरिंग नहीं कराएंगे, उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर माने सबसे स्ट्रांग जो लाइगैंड्स होगा, स्ट्रांग लाइगैंड्स जो होगा सबसे, वो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। ये यहाँ से शुरुआत करते हैं। कोबाल्ट, साइनाइड, नाइट्रो, ठीक है, NO2 नाइट्रो, ठीक है, कोसन्नो। और उसके बाद यहाँ पे अमोनिया लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद वाटर, और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं OH आयन। उसके बाद हैलाइड में सबसे पहले फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, और उसके बाद फिर आयोडाइड। ये ठीक है। इतना सा कम से कम ऑर्डर याद ज़रूर रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक जो ये तीन है ये काफ़ी स्ट्रांग लाइगैंड्स हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रांग फील्ड लाइगैंड्स, ठीक है। और यहाँ से आता हैलाइड, जितने भी हैलाइड होते हैं ये वीक लाइगैंड, हालांकि ये भी लाइगैंड है, वीक लाइगैंड, तो वीक फील्ड लाइगैंड्स ये बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे अमोनिया को मैंने एक छोड़ा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। तो ना वीक में रखा हुआ है ना स्ट्रांग में रखा हुआ है। जो स्ट्रांग लाइगैंड्स होंगे, ठीक है, उनके पास इतनी पावर होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराएंगे। इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कहते हैं प्रोवाइड एनर्जी टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने के लिए। इसकी बात करिए, ये डू नॉट, है ना, यानी कि ये पेयरिंग नहीं कराएंगे। ऐसे सीधे सीधे कह सकते हैं ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, और जब एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो पेयरिंग नहीं कराएंगे। तो ऐसे तो मैं याद कर लेता हूँ कोसन्नो, है ना, देखिए कोसन्नो, कोबाल्ट, साइनाइड, NO2, कोसन्नो हो जाता है, ठीक है ना। अमोनिया को कह देते हैं अम्मो, है ना, और इसको कह देते हैं पानी, कोसन्नो अम्मो पानी, या एक्वा बोल देते कोसन्नो अम्मो पानी। ओह, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसे याद कर लिया। अब यहाँ पे जो अमोनिया है ना, ये मैंने इसको अलग किया क्योंकि ये एक जगह पेयरिंग कराता है, बाकी जगह पेयरिंग नहीं कराता। तो इसीलिए मैंने इसको न तो स्ट्रांग में डाला है न तो वीक में डाला है, सिर्फ एक जगह पेयरिंग कराता है। और कहाँ पेयरिंग कराता है, अम्मो कहा गया था, तो ऐसे याद कर ले, अम्मी को, इसको अम्मी को, ये अम्मी को या अम्मो को, अम्मी को, अम्मी का मतलब जो अमोनिया हो गया है, ठीक है ना, को का मतलब कोबाल्ट। तो ये सिर्फ कोबाल्ट में पेयरिंग कराएगा और कहीं पेयरिंग नहीं कराएगा। याद हो गया होगा बात,
ठीक है। उसके बाद अगर कोबाल्ट है, देखिए कोबाल्ट है सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम कोबाल्ट है, ये लाइगैंड्स है, तो ये वाला लाइगैंड्स कोबाल्ट में पेयरिंग कराएगा। याद हो गया, अम्मी को याद कर लिया, हो गया याद, ठीक है। उसके बाद ये कोबाल्ट की एक खुसूसियात है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कि ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कराया करेगा। जहाँ भी सेंट्रल एटम में ये आएगा, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करा दिया करेगा फ्रॉम 4s to 3d। ये कोबाल्ट जो होगा ये ट्रांसफ़र कराएगा। ये सब बातें याद रखनी होगी, है ना। ये नहीं याद रखेंगे तो गलती करेंगे पूरी हाइब्रिडाइजेशन में। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ इत्मीनान के साथ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ट्रांसफ़र कराएगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 4s to 3d। ये बातें याद हो गई, ठीक है। ये देखिए, ये हर जगह पेयरिंग कराएंगे, क्वेश्चनों हर जगह पेयरिंग कराएंगे। अम्मो माने अम्मी को सिर्फ जो है कोबाल्ट में पेयरिंग कराएगा, कोक माने कोबाल्ट, सिर्फ कोबाल्ट में पेयरिंग कराएगा। और कोबाल्ट जो होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करा दिया करेगा 4s से 3d में, क्योंकि 4s में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो लफड़ा पैदा करेगा, उस लफड़े को ख़त्म किया जाएगा, अभी देखेंगे बनेगा हाइब्रिडाइजेशन। तो उसके बाद ये पेयरिंग कहीं नहीं कराएंगे, ठीक है, ये वीक फील्ड लाइगेंड्स कहलाएंगे। ये सब जानने के बाद, ठीक है ना, कहीं नहीं कराएंगे में एक गलती है, ठीक है, कि प्लेटिनम के लिए, चलिए ये बातें हो गई, इसको मैं जो है ठीक है मिटा रहा हूँ। प्लेटिनम के लिए ट्रिपल पी याद करिए, ट्रिपल पी, प्लेटिनम के लिए ट्रिपल पी याद करिए। क्या ट्रिपल पी का मतलब है? ये प्लेटिनम पी है ना, इसमें एक तो प्लेटिनम हो गया, एक तो पेयरिंग हो जाएगा और एक तो प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। प्लेटिनम में पेयरिंग प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया? माने प्लेटिनम ऐसा होगा कि जिसमें हमेशा पेयरिंग होगी, है ना। ट्रिपल पी प्लेटिनम पेयरिंग प्रेजेंट, माने प्लेटिनम में हमेशा पेयरिंग होगी, मतलब प्लेटिनम में चाहे वीक लाइगेंड्स रहेगा चाहे स्ट्रांग लाइगेंड, भाई स्ट्रांग लाइगेंड से पेयरिंग कराते ही कराते, मतलब लेकिन प्लेटिनम में वीक वाला भी पेयरिंग करा देगा, प्लेटिनम में वीक वाला भी पेयरिंग करा देगा। याद हो गया, ठीक है। यानी प्लेटिनम में हमेशा पेयरिंग। एक ट्रिपल पी टर्म बायो में तुम लोग याद करे होगे, ट्रिपल पी, पी परियान, है ना, परियान में आया हुआ है, परियान, पी से परियान और पी से प्रूजनर जो ने डिस्कवर किया था। और परियान में क्या होता है? सिर्फ प्रोटीन हो जाता है ना, प्रोटीन पार्टिकल हो जाते हैं, तो उसके लिए ट्रिपल पी याद रखते हो। प्रियान प्रूजनर ने डिस्कवर किया था और प्रोटीन पार्टिकल हो जाते हैं, तो ट्रिपल पी वहाँ से प्रियान के बारे में याद किया था आप लोगों ने, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये प्लेटिनम में एक बात हो गई कि प्लेटिनम में सब की सब पेयरिंग कराएंगे, ठीक है। उसके बाद जो अभी मैंने स्ट्रेंथ ऑफ लाइगैंड्स लिखा था, उसके बेस पे जो है हाइब्रिडाइजेशन के अलावा जो होता है ना, एक क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। खास तौर से एम्स में कई बार वहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, तो ज़रा सा देखेंगे वहाँ पे कि स्ट्रेंथ ऑफ लाइगैंड्स, जो स्ट्रेंथ ऑफ लाइगैंड्स जो होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ सबको पता है, E = hc/λ, और ये कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो आपको 3-4 कॉम्प्लेक्स दे दिए जाते हैं और पूछते हैं किसमें वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, ठीक है, कि निकल का देखिए मैं कॉम्प्लेक्स बना दूं यहाँ पे NO2, ठीक है, और -4 कर लिया,
चलिए निकल का कॉम्प्लेक्स बना दूँ अमोनिया और +2, फिर निकल का ही कॉम्प्लेक्स बना दें व्हाट, ये सब में निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ चुके हैं देखिए। और इसमें कहते हैं किसमें वेवलेंथ मैक्सिमम होगी या ऑर्डर बता दीजिए, है ना, कि वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ किसमें मैक्सिमम होगा, माने ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, माने कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है 3:1 आंसर 3:1, ठीक है। ये इन्होंने कहा 3:1, क्यों भाई, सीधे सीधे अभी अभी लाइगेंड्स की स्ट्रेंथ देखी गई थी और यहाँ पे सबसे स्ट्रांग लाइगेंड्स ये था, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। वाटर वाला जो है लास्ट में आया था, इन तीनों में वाटर सबसे वीक लाइगेंड्स है, वाटर सबसे वीक लाइगेंड्स है, इसमें एनर्जी सबसे कम एब्जॉर्ब होगी, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन बन जाता है अगर आपको वो क्वेश्चनो अम्मो पानी, ठीक है ना, ओ फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड याद है तो ये आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। क्लियर, बातें क्लियर हो रही है कि नहीं, समझ में आ रहा है तो बताइए यस, ठीक है। आगे बढ़ा जाए ताकि अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इतना सा कुल याद करने के बाद कुछ पॉइंट आपको याद करना था, ठीक है ना, वो स्ट्रेंथ ऑर्डर, उसके बाद कहाँ पे कौन पेयरिंग करा रहा है कौन नहीं करा रहा है, बड़ी आसानी से मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो है, ठीक है, प्लेटिनम में सब की सब ट्रिपल-P याद रखिए, सब की सब पेयरिंग कराएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ रही है। तो कोबाल्ट में सिर्फ अमोनिया पेयरिंग कराएगा, ठीक है ना, कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कराएगा 4s से 3d में, ये सारी बातें याद रहेंगी आपको निकल। अब देखिए पहले एक दो सिंपल सा मैं लेता हूँ हाइब्रिडाइजेशन निकालना, फिर वो सारे लेंगे जहाँ जहाँ आप कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में गलती करते हो, कंफ्यूज करते हो, उसको लिया जाएगा। और आखिरी के मैंने कहा था ना, दो तो बड़े गोल्डन रिमार्क देंगे आपको। चलिए फिर आते हैं, सबसे पहला है ना, बड़ा जाना पहचाना FeCN6, ठीक है, या K4FeCN6 ऐसे हो सकते हैं। चलिए ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है और K4FeCN6 है। सबसे पहले तो क्या करना होता है कि यहाँ पे देखिए इसमें कितने लाइगेंड्स हैं, अब Fe हो गया, यहाँ पे कितना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, और वो उसको निकालना हम लोग इसी चैप्टर में सीख चुके हुए हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, x -6 -4, यहाँ पे x = +2, यह +2 लिख लिया, और यहाँ पे 6 लाइगेंड्स आ रहे हैं CN के, ठीक है, यहाँ पे 6 लाइगेंड्स, ये पूरा जो है कॉम्प्लेक्स को हम लोगों ने अलग किया कि यहाँ पे 6 लाइगेंड। उसके बाद इसको देखा गया तो ये क्या स्ट्रांग लाइगेंड्स है, तो इसलिए कहेंगे पेयरिंग कराएगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर में डालेगा। अब उसके बाद इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जो कि हम लोगों ने सीखा था, आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना कल ही सीखा है। तो Fe+2, तो पहले तो पूरा लिखेंगे, 1s2 लिखेंगे, 4s2 जाते हैं, उसके बाद 3d6 करते, 26 हो गया। अभी आपका एटम का हुआ, आयन का नहीं हुआ है। आयन का करने के लिए +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब कर दिया। अब d में 6 इलेक्ट्रॉन है, अब d ऑर्बिटल को आप बना लोगे, ठीक है, d ऑर्बिटल को बना लिया, 1 2 3, ये 5 d ऑर्बिटल हो गए। अब d ऑर्बिटल को बना लिए, यहाँ पे देखिए 3d6 इलेक्ट्रॉन है और CN पेयरिंग कराएगा, तो यहाँ पे आप ऐसे भरोगे, पेयरिंग करते हुए भरोगे, 1 1 करके, हुंड रूल की तरह से नहीं, बल्कि क्या करेंगे, पेयरिंग करा दिया 6 इलेक्ट्रॉन को। अब यहाँ पे 2 खाली ऑर्बिटल आपको मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लाइगेंड्स कितने, 6, कुल कितने आपको खाली ऑर्बिटल चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल आपको कितने चाहिए, 6 चाहिए, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 हैं। तो 3d के बाद क्या आता है नंबर, 3d के बाद 4s आता है, ठीक है ना, और 4s के बाद फिर क्या आ जाएगा, 4p आता है, ये 4p आएगा। अब देखिए 6 CN है, 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6, या ऐसे कह सकते हो CN, ठीक है ना, CN
CN ये 6 लाइगेंड्स हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में ठीक है कौन कौन ऑर्बिटल यूज़ हो गए, इतने ऑर्बिटल यूज़ हो गए। तो यहाँ पे D पहले इस्तेमाल हुआ है, देखिए ये 4 है तो ये 3 है, तो ये क्या है N-1D इस्तेमाल हुआ है। अब जब N-1D इस्तेमाल होगा तो ये कैसा हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो D2 देखिए D का 2 ऑर्बिटल, एक S और P का 3 ऑर्बिटल, तो D2sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन मिल गया। इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे D2sp3 का शेप कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। अगर ये बातें पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो एक सिंपल हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग वाला हाइब्रिडाइजेशन मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाल रखी है, उसको सारे का शेप वगैरह है कि इसका कब लोन पेयर कितना होगा, तो शेप कैसा हो जाएगा, लोन पेयर नहीं तो कैसा, सारे हाइब्रिडाइजेशन का शेप बता रखा है, ठीक है ना वहाँ पे, तो आप देख सकते हो उसको, वरना केमिकल बॉन्डिंग में तो पढ़ाएंगे ही फिर। उसके बाद देखिए ऑक्टाहेड्रल हो गया, और ये क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि N-1D ऑर्बिटल यूज हुआ है, इसलिए क्या कहेंगे, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो इसको और क्या कह सकते हो, स्पिन पेयर्ड कह सकते हो, लो स्पिन कह सकते हो, हाइपर लाइगेटेड कह सकते हो। ये सारी बातें कुछ भी इसमें से पूछ लें तो उसको तो मैंने क्लासीफाई करके शुरुआत ही में बता दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये कुछ भी इसमें से ऐसी सारी बातें पूछ सकते हैं। टाइम की बातें आ गई हैं, दूसरी लिंक जाएगी 10 मिनट बाद जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे तुम वहीं पे फ़ौरन कर लेना अभी 10 मिनट में, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, ठीक है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन से इनसे निकल गई। तो चलिए दूसरा देखते हैं। अगर यहाँ पे देखिए फिर यहीं पे अगर ये FeCN6 पे -4 के बजाय -3 आ जाए बस, ठीक है, यहाँ पे -4 की जगह -3 आ जाए, तब यहाँ पे Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा। और रहेगी बात, तभी तो 10 मिनट रहेगी बातें तो ऐसी ही, 4s2 और 3d6, तो 2 यहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से निकल जाएगा, तो 5 बचेगा, ठीक है ना। अब 5 बचेगा और यहाँ पे फिर पेयरिंग कराएगा, क्योंकि ये CN है, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। और बस यहाँ पे पेयरिंग हो जाए ये, तो ये और यहाँ पे ये हो जाएगा। और आपके पास 2 ही ऑर्बिटल अभी बचे हुए, लेकिन कितने चाहिए, 6 चाहिए। तो आप क्या करोगे, ये 3d था, 4s आएगा, और भाई देखिए फिर 4p आएगा, और यहाँ पे एक ऑर्बिटल 2 3 4 5 6 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन में इसका इस्तेमाल हो गया, तो ये भी D2 हो गया और sp3 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन FeCN6 -3 और -2 दोनों में सेम हो गया, लेकिन दोनों का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग अलग है, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग आया है। क्यों, पहले का तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी ही नहीं, पहला वाला डाया मैग्नेटिक था, लेकिन यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये कहेंगे तो इनर ऑर्बिटल है, जैसे अभी वो हुआ था इनर ऑर्बिटल, ये भी है, इसमें कोई फर्क नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे कैसा, ऑक्टाहेड्रल ये भी है, ऑक्टाहेड्रल ये भी है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। क्यों पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यूपी का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बात क्लियर हो गई होगी, समझ गए होंगे। अब इसी में मैं एक ऐसा ये ले लूँ, CN6 के बजाय F6 ले लिया जाए, और यहाँ पे प्लस ये -2 कर लिया जाए, सॉरी, ठीक है। और चलिए 3 वाला ही रहने दीजिए, ये कर लिया जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, चलिए +3 वाली ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पेयरिंग लिखा गया था, तो अब क्या लिखोगे, नो पेयरिंग, क्योंकि हाइलाइड है ना, Fe(F6 -3) हाइलाइड हो, या इसी की जगह वाटर हो जाता है ना, इसी की जगह ये हो जाता, H2O हो जाता,
या इसी की जगह अमोनिया हो जाता, ठीक है ना। ये पेयरिंग नहीं कराने वाले हैं, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, हैलाइड हो गया, तो नो पेयरिंग, ठीक है ना। और जब पेयरिंग नहीं कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल नहीं करेंगे, तब कैसे फिल करेंगे देखिए। अब देखिए ये दोनों एग्जाम्पल एक साथ लिया मैंने, किस लिए, इसलिए कि आपका इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे चलिए 1 2 3 4 5, अब ये पेयरिंग नहीं कराएगा और 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब यहाँ पे कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और अभी आपको टोटल कितने चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो इसके लिए ये 3D के बाद 4s, सिर्फ अभी एक वैकेंट हुआ, 4s के बाद 4p, अभी 3 मिलके 4 ही हुआ, तो इसका मतलब अब d और बढ़ाइए, 1 2 3 4 5 4d। अब देखिए एक यहाँ 2 3 4 5 6, तो हाइब्रिडाइजेशन में अब ये इतने से इस्तेमाल हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन, S एक 3p हो गया और D का 2 ऑर्बिटल हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब देखिए D यहाँ पे जो आया है ये n-1d था, तो ये क्या है, nd है, तो आउटर सेल का D यूज हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहोगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल होगा, sp3d2 का शेप कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखिए एक नहीं दो नहीं, बिल्कुल टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कहेंगे कि पैरामैग्नेटिक है ना, पैरामैग्नेटिक विद 5 अनपेयर्ड, ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक विद 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट से निकाल सकते हो, 6 के आसपास आएगा, 5 जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसके नेक्स्ट नंबर के आसपास, मैंने कल एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में बता रखे थे, ठीक है। तो ये सारी कहानी। अच्छा अगर आप देखिए ज़रा सा, अभी मैंने 2 क्लासिफिकेशन किया था, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए ना, जहाँ पे आपका वीक लाइगेंड्स आया, जैसे ही देखिए फ्लोरीन आया या यहाँ पे वाटर आया या अमोनिया आया, तो कैसा बन गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया ना। और जैसे ही इसके पहले वाला हम लोगों ने देखा था CN था, ठीक है ना, माने स्ट्रांग लाइगेंड्स था, तो वहाँ पे कैसा बन गया था, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया था। माने जो पेयरिंग कराया वहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया, जहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई थी वहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। और अभी अभी आपने देखा जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना तो वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिले, माने वहाँ पे स्पिन ज़्यादा मिला, इसीलिए कहा गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया। बात क्लियर हो चुकी होगी, जो 2 क्लासिफिकेशन था उसके लिए। चलिए ये 2 एग्जाम्पल हमारे हो गए। उसके बाद देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, आसान है लेकिन कई बार आया हुआ है, NiCN4, ठीक है, निकल टेट्रासाइनाइड और -2, ये देख लेते हैं। अगर इसकी बात करिए तो यहाँ पे निकल, अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो, -4 उधर जाएगा, +4 माने +2, और यहाँ पे 4CN आएगा, कितने लाइगेंड, 4, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कितने आपको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। अच्छा और तो यहाँ पे निकल +2 1s2 और 4s 0 कर दिया, 3d8 कर लिया, ठीक है बच्चों, बड़ी बढ़िया समझिएगा बहुत। और
समझिएगा क्या, बहुत सारे लोगों को ये तो पता होगा। अब देखिए यहाँ पे पेयरिंग होगी 1 2 3 4 5 3D8, क्योंकि CN है पेयरिंग कराएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे एक D ऑर्बिटल है, लेकिन आपको चाहिए 4, तो यहाँ पे 3D के बाद आएगा 4S आएगा, और उसके बाद अभी और ज़रूरत है तो 4S के बाद 4P आ जाएगा। अब एक देखिए ऑर्बिटल यहाँ पे है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन में इतना इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना। तो कौन कौन हो गया, एक D हो गया है, एक S हो गया है और 2 P हो गया। DsP2 और DsP2 का शेप होता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। बढ़िया समझिएगा, मैं एक बड़े बढ़िया कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर प्लेनर हो गया, ठीक है ना, ये बातें हो गई। और देखिए कैसा कॉम्प्लेक्स है, डाया मैग्नेटिक है, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कैसा है, डाया मैग्नेटिक है। अच्छा देखिए इसी से मिलता जुलता बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स, अब मैं यहाँ पे ये लूँ NiCl4 और -2, कुछ फ़र्क है नहीं दिख रहा है ना। देखिए मोनोडेंटेड लाइगेंड्स, ये भी मोनोडेंटेड लाइगेंड्स, हैलाइड भी, ठीक है। और बस ये है कि ये स्ट्रांग वाला था, ये वीक वाला था, देखने में कॉम्प्लेक्स बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए एक जैसा था, मिलता जुलता था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग नहीं होनी है, बिल्कुल यही केसेस बनेगी यहाँ जैसा, यहाँ भी Ni+2 में आएगा और आएगा तो 1s2 4s0 और 3D8, ठीक है ना, और ये मिला। तो अब यहाँ भी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि पेयरिंग नहीं कराना है। देखिए ज़रा सा, पेयरिंग नहीं कराना है, तो 1 2 3 4 5, और पेयरिंग नहीं कराएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या है, पूरा की पूरा 4 चाहिए। देखिए Cl है ना, पूरा की पूरा 4 चाहिए, तो यहाँ पे एक P ले लिया और एक P ले लिया, अरे एक S, 4S और 4P, 4S और 4P, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में ये यूज़ हुआ, और यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, कैसा बना, sp3, दोनों में आपको 4 ठीक है लाइगेंड्स थे, एक में वीक लाइगेंड्स था, एक में स्ट्रांग लाइगेंड्स था, बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन अलग हो गया, ठीक है ना। देखिए जहाँ पे वीक लाइगेंड्स है यहाँ पे sp3 बन गया, और sp3 में शेप कैसा आता है, टेट्राहेड्रल आता है, टेट्राहेड्रल आता है, sp3 में शेप टेट्राहेड्रल आता है। और देखिए फिर अब ये पैरामैग्नेटिक है, एक नहीं दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। देखिए ये फर्क दिखा, ठीक है ना, दोनों में, दोनों देखने में एक, लेकिन मैंने कहा ना इसको बढ़िया से समझिएगा, इससे मैं एक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बार तो ये दोनों कई बार आ चुके हैं, ये ना इनको बना के देख के ऑप्शन बनाए जाते हैं ना, बड़े बड़े ऑप्शन बना रहे हैं कि निकिल टेट्रासाइनाइड, ठीक है ना, कि sp3 हाइब्रिडाइज, और इसी तरह से कहते हैं ये DsP2, बोले उल्टा सीधा इसे में करके ऑप्शन बनाते हैं। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप गलती नहीं करने जाओगे, ये बातें हो जाए। लेकिन अगर मैं निकल का एक कंपाउंड बना, सॉरी निकल का ये हो गया, निकल के नीचे कैडमियम, उसके नीचे क्या होता, प्लेटिनम, है ना, प्लेटिनम माने 3D, देखिए 3D के बाद 4D, 4D के बाद 5D,
तो 5d8 4d8। तो जैसा निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ठीक वैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेटिनम का आएगा, क्योंकि प्लेटिनम 78 एटॉमिक नंबर 78 कल मैंने निकलवाना सिखाया है, ठीक है ना। तो उसको हालांकि लिखने में थोड़ी टाइम लगेगी, निकल का एकदम पता है। तो जो निकल के नीचे है, जैसे मैंने 82 लेड का बताया था, ठीक है ना, तो P में 2 आया था, तो ठीक उसके नीचे 114 वाले का भी वही P में 2 आया था, बिल्कुल वैसा ही आया था। तो यहाँ निकल के नीचे ही क्या है, एक के बाद दो, माने 3D पे निकल आता है, 4D के बाद, उसके बाद 5D पे क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है प्लेटिनम। तो प्लेटिनम का कॉन्फ़िगरेशन, आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल निकल जैसे होगा, ठीक है। और जब बिल्कुल निकल जैसे होगा तो ज़रा सा ये देखिएगा, जगह मेरे पास जो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, अभी मैं इसको मिटाऊंगा लेकिन पहले यहाँ पे देखिए, प्लेटिनम CN4 ये बनाऊं, इसी तरीके से प्लेटिनम Cl4 ये बनाए, ठीक है। बिल्कुल वही कहानी है, निकल टेट्रासाइनाइड, निकल टेट्राक्लोराइड, तो प्लेटिनम टेट्रासाइनाइड, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड, है ना। तो यहाँ पे तो एक में आपका DsP2 बना, ठीक है ना, और एक में sp3 बना, लेकिन 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 यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। प्लेटिनम में चाहे वीक लाइगेंड्स हो चाहे स्ट्रांग लाइगेंड्स हो, क्यों? क्योंकि प्लेटिनम में सब कोई पेयरिंग करा रहा था, है ना, P याद रखा था, वीक लाइगेंड्स भी प्लेटिनम में पेयरिंग कराएगा और स्ट्रांग लाइगेंड्स भी प्लेटिनम में पेयरिंग कराएगा। तो क्या है, देखिए यहाँ पेयरिंग नहीं हुई तो खेल बदला, ठीक है ना, पेयरिंग हुई तो ये आया, प्लेटिनम में चाहे ये होगा चाहे ये होगा, कंडीशन ऐसी बनेगी ना, पेयरिंग वाली बनेगी ना, क्यों भाई? प्लेटिनम में कंडीशन तो पेयरिंग वाली बनेगी, और पेयरिंग वाले में क्या है, ये है। तो प्लेटिनम के ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, प्लेटिनम की ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स जिसमें प्लेटिनम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर जो लाइगेंड्स हो, सेंट्रल एटम को जो घेर रहा है उसको क्या कहते हैं, लाइगेंड्स है। कितने लाइगेंड्स हो, 4 हो, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, वो हमेशा कैसा बनेगा, DsP2 बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, DsP2 बनेगा, है ना, और डायामैग्नेटिक हुआ करेगा। तो कितनी आसान बात होगी, क्यों? और आप 1-2 सेकंड में फिर आंसर दोगे। प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स दे के आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, या प्लेटिनम के 2 ही कॉम्प्लेक्स ऐसे ही बना दिया जाए, जैसे ऐसे बना के पूछा जाता है, ये sp3 है, ये DsP2 है, ये DsP3 है और DsP2 है, या ऐसे बातें की जाती हैं, ये स्क्वायर प्लस है। तो यहाँ पे ऐसे बना दिया जाए कि ये sp3 है, ये DsP2 है, ये डायामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। तो ये सब बातें कुछ नहीं, सीधे सीधे कहोगे प्लेटिनम के 2 सारे कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम के सारे कॉम्प्लेक्स जिसमें प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वो हमेशा क्या हो जाएंगे, D2sp2 हो जाएंगे और डायामैग्नेटिक होंगे। तो आपको कुछ कैलकुलेट वहाँ पे नहीं करना होगा, है ना। एक तो क्या करते हैं ना शरारत एग्जामिनर कि प्लेटिनम का जो है एटॉमिक नंबर ही नहीं देते, और अक्सर को 78 जरूरी नहीं कि सबको याद हो प्लेटिनम का, तो वहीं पे फंस गया बच्चा। लेकिन बात यहाँ से पता थी कि निकल के नीचे, है ना, एक पीरियड छोड़ने के बाद और, है ना, 5D आ जाता है, बिल्कुल जैसा निकल का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे इनका हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो है निकल में तो भाई स्ट्रांग है तो पेयरिंग कराएगा, वीक है तो पेयरिंग नहीं कराएगा, लेकिन प्लेटिनम में सब पेयरिंग कराएंगे। तो निकल में जो ऐसी कंडीशन पेयरिंग की हुई थी, प्लेटिनम में हमेशा वैसी होगी, प्लेटिनम में हमेशा वैसी होगी। इसलिए प्लेटिनम के सारे कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ करेंगे, प्लेटिनम, ये 2 लोग हैं, प्लेटिनम के सारे कॉम्प्लेक्स
प्लेटिनम के सारे कॉम्प्लेक्स हमेशा कैसे होंगे, DsP2 होंगे, लेकिन शर्त वही होगी कि प्लेटिनम में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाए, 2 हो जाए, ठीक है ना, और क्या हो जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाए, ठीक है। निकल प्लेटिनम +2 वाला हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। उम्मीद है कि बात सारी समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, ये यहाँ से निकल गया होगा। चलिए निकल का कुछ और कॉम्प्लेक्स देखते हैं, निकल कार्बोनिल वाला देखते हैं, आयर कार्बोनिल वाला देखते हैं, ठीक है ना। कार्बोनिल माने CO वाला, और CO क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कराएगा, जिसको मैं कोबाल्ट कह रहा था, है ना, वही CO, ठीक है। निकल कार्बोनिल जो, ठीक है, Na, वो तो याद कराने के लिए बोल दिया था, निकल कार्बोनिल। कोबाल्ट निकल, देखिए 4 लगता है, क्यों 4 लगता है इसको मैंने बता चुका हूँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में आयरन के साथ 5 लगता है, ठीक है। और निकल कार्बोनिल, आपको पता है, मैं बताया हूँ कि कार्बोनिल में, निकल मेटल कार्बोनिल में हमेशा मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे क्या है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चार्ज नहीं, और यहाँ पे 4 लाइगेंड्स चाहिए, 4 लाइगेंड्स हैं, 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 1s2, 4s2 ही रहेगा और 3d8 आएगा, ये निकल हो गया। मैंने कहा था कि अमोनिया पेयरिंग कराता है कोबाल्ट में, और वहीं पे याद कराने के लिए बोला था कि कोबाल्ट ट्रांसफ़र कराता है इलेक्ट्रॉन को 4s से 3d में। वो कोबाल्ट CO था, CO का मतलब कार्बोनिल था, कोबाल्ट ही रही, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कहेंगे कि ट्रांसफ़र होगा, है ना, CO जो कार्बोनिल है यहाँ पे, ये कहते हैं ट्रांसफ़र कराएगा, ट्रांसफ़र, ये बातें याद रखनी होगी, ट्रांसफ़र कराएगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s to 3d। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 4s 0 हो जाएगा, 3d8 हो जाएगा। क्यों ट्रांसफ़र कराया, अगर देखें तो बात भी समझ में आती है। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, 3d बना देते, 3d8 बना देते, 4s बना देते, तो यहाँ पे देखिए पेयरिंग कराने वाला है, पेयरिंग कराया अगर 8 इलेक्ट्रॉन को ये, और s में ये इलेक्ट्रॉन था ये। अब ये देखिए आपको कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो एक यहाँ खाली है, फिर उसके बाद आप क्या लेते, P लेते, 3, एक ये, लेकिन ये बीच में क्या कर रहा है, अड़ंगा लड़ा रहा है, परेशानी पैदा कर रहा था। तो क्या किया इन्हें, CO ने, कार्बोनिल ने क्या किया, इस अड़ंगे को क्या किया, दूर किया, इसको उठा के फेंका, कहो चल तुम यहाँ चलिए। तो जब यहाँ चलिए तो क्या हो गया, यहाँ आ गया। अब देखिए ये ट्रांसफ़र हो के ऐसा काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे जो अड़ंगा लग रहा था वो क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। 4 लाइगेंड्स चाहिए, 1 2 3, 4 लाइगेंड्स है, 4 ऑर्बिटल चाहिए, ये हो गया, और आपका S हो गया, और यहाँ पे P हो गया, ठीक है। 4s है, 4p है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल गया, sp3 मिल गया निकल टेट्रा कार्बोनिल में, ठीक है। और sp3 मिल गया तो टेट्राहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है। और देखिए कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, इसलिए कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। अगर यहाँ पे निकल के बजाय आयरन हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे कार्बोनिल रहेगा, और यहाँ पे 5 होगा, फिर आयरन हो जाए, अब फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगी। किसी भी मेटल कार्बोनिल में मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, ठीक है, रेडॉक्स में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आयरन कहेंगे, और आयरन कहेंगे तो यहाँ पे 6 कहेंगे, क्यों 26 होता है, और ये अब फिर वही काम होगा, जैसे ये दिखेगा कार्बोनिल, जिसको मैं पीछे कोबाल्ट बोला था आपको याद रखने के लिए, कार्बोनिल, और ये कार्बोनिल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करा देगा, 4s से कहाँ पे 3d में चला गया। और जब ऐसा होगा तो यहाँ पे कैसा मिल जाएगा, 6 2 8, अब 8 मिल जाएगा, यहाँ पे कराने के बाद, यहाँ पे तो पहले 10 मिल गया था, अब 8 मिल जाएगा। और अब ऐसा हो गया, ठीक है, देखिए ट्रांसफ़र करने के बाद
अब ऐसा हो गया तो अब ज़रा सा देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता है। अब देखिए 8 हो गया। अब यहाँ पे 4s और फिर 4p और एक ऑर्बिटल तो यहाँ है, एक ये है, एक ये। अब यहाँ पे इतने से काम चल गया तो एक d है, क्यों भाई, और एक s है, 2p है, dsp2 तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा। गलती हो रही, 5 है यार, सॉरी 5 है, ये पूरा 5 है तो ये भी आएगा, है ना, ये पूरा 5 है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में कौन आएगा, ये पाँचों आएगा भाई। देखिए 1 2 3 4 5 5 लाइगेंड्स हैं, ठीक है ना, 5 लाइगेंड्स है, या कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो 5 में क्या आ जाएगा, 5 का शेप कैसा हो जाएगा। यहाँ पे पहली बात तो कहेंगे कि DSP3 है ना, sp3d या dsp3 का शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसका शेप कैसा मिलेगा, इसका शेप मिलेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मिलेगा। और डायमैग्नेटिक ये भी है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये भी डायमैग्नेटिक है। यहाँ तक बातें हो गई। अब देखिए ज़रा सा इसके बाद जो आ रहा है बड़ा इम्पॉर्टेंट है ना, ये सब जो है अब आपके ऐसे हैं जहाँ जहाँ कोई गलतियाँ करते हो। अब जो आ रहा है उसमें गलतियाँ होने की और ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए कॉपर टेट्रामीन ये CuNH3 ये 4, यहाँ पे +2 माने ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2 है। और यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करके देखा जाए तो कॉपर +2 और NH3 कितना, 4 लाइगेंड्स, यानी कि 4 वैकेंट ऑर्बिटल आपको ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 और 4s1 होता था, 3d10 होता था, ये तो कॉपर का लिख लिया। लेकिन +2 करना है तो यहाँ 0 करना है, यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये आपने कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब देखिए 3d9 1 2 3 4 और अमोनिया पेयरिंग कराना नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मिल गया। आपको 4 लाइगेंड्स चाहिए, ठीक है, तो ये तो 3d है, अब 4s आएगा और उसके बाद 4 लाइगेंड्स चाहिए तो 4p आएगा। अगर आप कहोगे तो 1 2 3 4 और आप आराम से कहोगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, लेकिन ये गलत है। इसीलिए मैं कहा हूँ कि ये सब में आप गलतियाँ करने वाले हो, ठीक है ना, इसलिए इन सब एग्जाम्पल पे आप क्या करिए, स्टार बनाइए कि ये आप गलतियां करने वाले हो, क्योंकि बाकी तो आप निकाल लोगे और जहाँ जहाँ गलतियां करने वाले उसको बार बार रिपीट करते रहिए। एग्ज़ाम में जाइए उसके पहले रिपीट करके जाइए। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं वहाँ पे आप स्टार बना लीजिए, ठीक है ना, ताकि गलतियाँ ना हो सकें। होता क्या क्या, यहाँ का जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये 3d में है तो ये 3d से, ठीक है, ये निकल के 4p में चला जाता है, ठीक है ना। ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम 3d टू 4p। अब ये आपको लर्न करना होगा, ये याद करना होगा, ठीक है ना, इसमें समझने की कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये वाला निकल के कहाँ जाएगा भाई, यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच जाता है, तब ये क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो एक यहाँ 4 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका कैसा हो गया, एक D और एक S और एक P2, तो DSP2 होता है हाइब्रिडाइजेशन इस कॉपर टेट्रामीन का,
ठीक है ना। और शेप कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल ऐसे होता, अब कैसा हो गया, स्क्वायर प्लेनर। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, गलतियां नहीं करना है बच्चों। पर देख लीजिए बढ़िया से, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था, सिंगल इलेक्ट्रॉन कहिए या जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया 3d से 4p में, बिल्कुल इसको किनारे कर दिया गया और यहाँ ये हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं एक और, हालांकि वो कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर उसको याद होगा अम्मी को, तो अम्मी को याद होगा का मतलब ये नहीं कि अम्मी को कोई चीज़ याद होगी, है ना। मान लें आपको याद हो, क्या याद हो, अम्मी को, माने अमोनिया पेयरिंग कराता है कोबाल्ट में, ठीक है। अगर ये हो, ये ठीक है, ये कंडीशन हो, तो अगर वो वाली बातें याद है तो कोई यहाँ पे कोई गलती उल्टी नहीं होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोबाल्ट +3, तो +3 जब करोगे 1s2 4s2 से 0 कर दिया, D में 7 तो 1 निकल गया, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ये हो गया। और यहाँ पे बस पेयरिंग करा दीजिएगा, कोई गलती नहीं होगी। फिर 1 2 3 सॉरी ये हो गया, बस D 2 खाली मिल चुका है, एक S आई है और एक P आई है, तो यहाँ पे और 6 हो गया और ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, कोई परेशानी नहीं। D2sp3 हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल हो गया और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और डायामैग्नेटिक हो गया। तो मैंने कहा ना, अगर सिर्फ अम्मे को याद है तो यहाँ पे काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़रा सा फिर एक चीज़ें और देखते हैं हम लोग। क्रोमियम हो, ठीक है, क्रोमियम के साथ Cn लगाओ, क्रोमियम के साथ अमोनिया लगाओ, क्रोमियम के साथ वाटर लगाओ, देखते हैं ज़रा सा। यहाँ एक छोटी मोटी गलती कर सकते हो आप लोग, ये क्रोमियम Cn6, ठीक, और क्रोमियम H2O6, क्रोमियम और कुछ ले लें, अमोनिया ले लें, ठीक है। सब में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी यहाँ माइनस करेंगे तब +3 होगी। सब में क्रोमियम की +3 स्टेट है। कुछ कोई बोल रहा है तो P2 क्यों, पता नहीं क्या है, जरा सा ना अभी देखिए, बाद में पूछ लीजिएगा, देखते हैं ज़रा सा, क्योंकि देखें कहीं टाइम ना ख़त्म हो जाए यहाँ पे। तो ज़रा सा देखिए क्रोमियम +3, क्रोमियम +3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब ये बात है कि हाँ स्ट्रांग लाइगैंड्स है, ये दोनों वीक लाइगैंड्स हैं। तो क्रोमियम +3 लिखने जाओगे तो 1s2 और क्या है 4s1 3d5 ये होता है। लेकिन क्रोमियम 24 का ये लिखा, लेकिन +3 लिखना तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, चलिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो 4s0 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ से जाएगा, 3d3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे Cn देखोगे तो कहोगे कि पेयरिंग कराएगा, और पेयरिंग कराओगे 1 2 3 4 5 पेयरिंग कराओगे तो ये कंडीशन आएगी, है ना। ये कहोगे पेयरिंग नहीं कराएंगे, तो पेयरिंग नहीं कराएंगे, जहाँ पे ये वाले, जहाँ पे पेयरिंग नहीं कराएंगे तो आप कहोगे कि ये आएगी 1 2 3 4 5 1 2 3 ये आएगी। तो ये डिफरेंट है। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल खाली देखेंगे, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल खाली देखेंगे। तो गलती क्या होगी कि जहाँ पे D1 हो, D2 हो, D3 हो, है ना, 1 2 3 माने D में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 1 है तो कोई बात नहीं है, 2 है 3 है, तो यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं कराएगा यार। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रांग लाइगैंड्स हो चाहे वीक लाइगैंड्स हो, किसी से पेयरिंग क्यों पेयरिंग कराएगा। ऑलरेडी ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, ऑलरेडी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। देखिए ना, अगर पेयरिंग नहीं कराए तब भी अभी 2 ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं,
तो क्यों पेयरिंग कराएगा, क्यों पेयरिंग की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे स्ट्रांग लाइगैंड होते हुए भी पेयरिंग नहीं कराएगा, माने इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन एक जैसा होगा और ऐसी कंडीशन आएगी। यहाँ पे 2D खाली हो गया है, 4 और बनना है, एक S आ जाएगा और 3 P का आ जाएगा, माने DsP3 आ जाएगा। सब इनका भी और इनका भी, चाहे स्ट्रांग लाइगैंड्स होगा चाहे वीक लाइगैंड होगा, D2sp3 आ जाएगा। ये यहाँ पे एक छोटी सी गलती होनी थी, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल। अब उसके बाद एक बात और, ऑक्सलेट वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ पे आते हैं, ऑक्सलेट C2O4, ठीक है, पे -2 चार्ज। जो ऑक्सलेट होता है हम लोगों ने पढ़ा था बाइडेंटेड लाइगैंड्स होता है, ठीक है ना। अब ये एक बात याद रखिएगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, C2O4-2 ये पेयरिंग कराएगा सब जगह नहीं, इन कोबाल्ट ऑक्सलेट पेयरिंग कराएगा कोबाल्ट। अम्मी को अमोनिया पेयरिंग कराया कोबाल्ट में, ऑक्सलेट पेयरिंग कराया कोबाल्ट में, ठीक है ना, कोबाल्ट में, ठीक है, ये दोनों। तो अब देखिए कैसे ये है C2O4 और ये है और ये 6 लाइगैंड्स बन जाएंगे और -3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 यानी कि कोबाल्ट क्या आ जाएगा, +3 में हो जाएगा, कोबाल्ट +3 में। तो 1s2 4s0 कर दे, 3d6 कर दे, और जब पेयरिंग कराएगा तो करा देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 6 चाहिए, क्योंकि देखिए 3 लगा हुआ है और ये बाइडेंटेड लाइगैंड्स है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है ना। कुल कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 3 है तो 3 नहीं, क्योंकि ये बाइडेंटेड है, कुल कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो 4s में आओगे और उसके बाद 4p में आ जाओगे, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा कैसा, या D2sp3। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कैसा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पूछा जा चुका है। मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या है, 0 है, क्योंकि डायमैग्नेटिक है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, 0 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है अब आने, मैंने कहा था ना पीरियड के लास्ट में एक गोल्डन रिमार्क दिया जाएगा आप लोगों के लिए, वहाँ पे सभी लोग गलतियाँ करते हैं, ठीक है ना। तो ज़रा सा देखिए वो गोल्डन रिमार्क क्या है, ज़रा सा, है ना, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है ना, जो कॉम्प्लेक्स के जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हैं, ठीक है, उसको डिटरमाइन करके बहुत हद तक ये पैरामैग्नेटिक माने मैग्नेटिक मोमेंट डिटरमाइन करके कई कंपाउंड का पता लगाया गया कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे मैं 2 चीज़ें आपको दूं गोल्डन रिमार्क में, मैंने जो PDF लिया है उसमें ऐसे ही लिखा है गोल्डन रिमार्क करके, ठीक है, MnCn, ठीक है, MnCn6 -3 माने मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे MnCl6 और फिर -3, भाई केसेस हैं फ्रॉम अनुसार आदमी टू एरियन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे ठीक है भाई, ठीक है, घबराइए नहीं, हाँ ठीक है। अब देखिए MnCl6 से MnCn6 ये है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, यहाँ पे पूछा गया मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ये पूछे जाते हैं। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, पूछे नहीं जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, अब है ना, ये पूछा जा सकता है कि ये इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है, ये इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है,
ठीक है ना, इनके और अदर कोई भी बातें, ठीक है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा सा, यहाँ पे किसी ने आंसर दिया था 2, यहाँ पे मैग्नीज +3 दोनों जगह पे है, मैग्नीज +3, मैग्नीज +3 करोगे तो 1s2 4s2 3d5 ये बनता 25 का। लेकिन यहाँ पे +3 है तो 4s 0 हो गया और 2 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, 1 यहाँ से गया ना, बचा 4। क्यों भाई? और अब देखिए 1 2 3 4 5, अगर 4 को देखिए CN है, स्ट्रांग फील्ड लाइगेंड से पेयरिंग कराओगे, है ना भाई। बात अगर सिर्फ सिंपल सी बात आप पढ़ के आ रहे हो तो यही तो पढ़ के आ रहे हो कि पेयरिंग कराएगा तो यहाँ पे ये मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ D4 में आता अक्सर को वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी मिल रहा है, ये होता नहीं, ये गलत है। इसीलिए तो यहाँ पे तो आप कह दोगे कि डायामैग्नेटिक है ना। अगर ये काम करो कि पेयरिंग कराएगा तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे, डायामैग्नेटिक है। मैं कहीं और से नहीं कर रहा हूँ, NCERT के अंदर से कर रहा हूँ, उसकी लाइनों से कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ चुके हैं। और ठीक है, तो आप क्या कह दोगे कि डायामैग्नेट, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये पेयरिंग नहीं हुई, ये भी गलत है। पेयरिंग हुई तब भी गलत, पेयरिंग नहीं हुई तब भी गलत।